ओके, तो आज की क्लास में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था, किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सीरियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ल्यूटियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बारे में पढ़ा था हमने। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूरोपियम की, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको पहले से पता है। कईयों के कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले से आपको पता होंगे। तो देखना एक बार ध्यान से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से करते हैं आज की शुरुआत। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लैंथेनॉइड की अगर बात करें तो उसमें सेमेरियम जो एलिमेंट होता है, इसका इतना ज्यादा हार्डनेस और इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप अंदाजा लगाओ कि सभी एलिमेंट जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन होता है, लेकिन सेमेरियम स्टील हार्ड इतना हार्ड होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अकेले का 1623 केल्विन, यानी अकेले का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है इसका, ठीक है। और अगर आगे हम चलें तो ट्राईवैलेंट आयन की बात करें, नाइदर लैंथेनम 3 पॉजिटिव, ल्यूटियम 3 पॉजिटिव, इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं, लेकिन ये कलर शो नहीं करते। नाइदर लैंथेनम 3 पॉजिटिव नॉर ल्यूटियम 3 पॉजिटिव आयन शो एनी कलर बट द रेस्ट डू सो, यानी ये दोनों कलर शो नहीं करते, बाकी सभी कलर शो करते हैं। कोई रीजन बता सकता है इसका, ये दोनों कलर शो क्यों नहीं करते? आप देखना, ल्यूटियम और लैंथेनम 3 पॉजिटिव ये कलर शो नहीं करते। रीजन, किसी के पास कोई रीजन है कि ये कलर शो नहीं करते, क्यों नहीं करते? यशिका बताइए। Due to absence of unpaired electron in f orbital. बिल्कुल, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर आप ल्यूटियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ल्यूटियम जो कि होता है 71, ठीक है, 71 की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो आपको तो पता होना चाहिए जीनोन 4f 5d और 6s, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 14 है। तो देखा आपने, 3 पॉजिटिव अगर मैं लगा दूं, पीछे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, 2 ये गए, 1 ये, तो एफ में कितने आ गए? एफ में आपके कितने आ गए? 14, यानी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये कैसे शो करेंगे कलर? तो ये दोनों, इसके साथ भी वही खेल है, इसमें एफ 0 हो जाता है। तो ये दोनों कलर शो नहीं करते कुल मिला के, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आगे अगर हम चलें, द लैंथेनॉइड आयन अदर देन, इन दोनों को छोड़ दिया जाए और इन दोनों को छोड़ दिया जाए, आर ऑल पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। ये बाकी सभी क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। रीजन अभी भी वही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कहीं ना कहीं आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। तो ये इन दोनों को छोड़ दिया जाए, F0 F14 को, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को, तो बाकी सभी क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। रीजन वही, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत होती है सीरियम, यूरोपियम, ल्यूटियम, ठीक है। ये है आपका 56, ये है आपका 71 और ये है आपका 63 के आसपास। आपको याद होगा, यूरोपियम के लिए हैंड रेज करो, एटॉमिक नंबर क्या है यूरोपियम का? ये 58 होना चाहिए भाई, ये तो 58 है। यूरोपियम के लिए हैंड रेज करो, यूरोपियम का क्या था? मैंने 3 ही याद करने के लिए बोले थे। विपिन बताइए। 63 है। 63 है, वो 58 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो आप देखो, अंदाजा लगाना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाऊं, तो पहले आधे एलिमेंट आपको ना दिखेंगे कैसी प्रॉपर्टी शो करते हुए? कैल्शियम की तरह, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल देंगे, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा रोना करेंगे ये, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल देंगे। यानी ये कह रहा है कि अर्लियर मेंबर जो होते हैं ना सीरीज के, वो आपके बिल्कुल रिएक्टिव होते हैं, किसकी तरह? कैल्शियम की तरह। बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये बिहेव करने लगते हैं किसकी तरह? यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दायरा है लास्ट में, तो ये बिहेव करने लगते हैं किसकी तरह? एल्यूमिनियम की तरह। यहाँ ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? कैल्शियम की तरह। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एल्यूमिनियम की तरह से गेन कर सकते हैं, ठीक है। इनकी ई नोट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ई नोट वैल्यू जो होती है इनकी -2.2 से 2.4 के बीच में होती है, यूरोपियम की 2.0 के आसपास, यानी लगभग एक जैसी ई नोट वैल्यू है।
अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना अजीबोगरीब सा, इस डायग्राम की इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये लेंथिनोड की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। ये लेंथिनोड की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला डायग्राम है। बच्चों ने तो लास्ट टाइम कोड बना लिए थे ताकि वो एग्जाम में इसको लिखाएं, क्योंकि बहुत आता है। इसका कोड है वाह सन, वाह सन। अभी देखना हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको करेंगे। वाह सन का मतलब है लेंथिनम की रिएक्शन, आपको जो कि 3 पॉजिटिव है इसकी लेंथिनम बोल रहा हूँ मैं बार बार। जैसे यू नो वेरी वेल एलन रिप्रेजेंट लेंथेनॉइड, सभी 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड के उसको रिप्रेजेंट ये करता है। तो वाह सन से क्या मतलब है, देखो W का मतलब है वाटर, ये आ गया आपका वाटर। A का मतलब है एसिड, ये आपका एसिड आ गया। H का मतलब है हेलोजन, ये आपका हेलोजन आ गया। सन, S का मतलब है सल्फर, O का मतलब है ऑक्सीजन, N का मतलब है नाइट्रोजन। कार्बाइड को या तो वैसे याद कर लो या इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो वैसे भी 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने थे, इसमें तो पूरे 6 हो गए। ठीक है, तो वाह सन, ये एक बढ़िया ट्रिक है इसको याद करने की कि लेंथेनम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। बड़ा सिंपल सिंपल सा आंसर भी होता है, आप किसी को भी देख लो। आप यहाँ अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको बताऊं लेंथेनम जो कि बड़ा पॉपुलर है 3 पॉजिटिव में, लेंथेनम मतलब लेंथेनोइड्स के सभी एलिमेंट इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एलन फॉर रिप्रेजेंट फॉर लेंथेनोइड्स एलिमेंट। ठीक है, तो इसका 3 पॉजिटिव है, तो सोचो ऑक्सीजन के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं तो ऑप्शन इज वेरी पॉपुलर फॉर 2 नेगेटिव, सभी को पता है। तो बताओ आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर आएगा आपका Ln2O3 आ गया ना। तो ये आसानी से आप बता सकते हो। अच्छा, अगर मैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाऊं, ये मान लो हेलोजन है, तो क्या आएगा, ये 1 है ये 3 है, तो आंसर क्या आ गया Lnx3। ठीक है, अगर मान लो मैं Ln3 पॉजिटिव के वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं तो वाटर में क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसका OH नेगेटिव इसके पास आएगा तो क्या बनेगा LnOH थ्राइस, ये बनेगा। ठीक है ना। तो और देखो सल्फर के साथ Ln3 पॉजिटिव, सल्फर के किस चीज में पॉपुलर है 2 नेगेटिव में, तो इसको से क्या बनाएगा ये वही Ln2S3। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, N नाइट्राइड किस में होता है 3 पॉजिटिव और नाइट्राइड होता है 3 नेगेटिव, तो दोनों के दोनों सेम ही है 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो आंसर इज Ln3N3 जो कि कैंसिल हो गया तो LnN। तो ये कुल मिला के और क्या क्या रहेगा हमारा वाह सन, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन को भी चेक कर लो। Ln3 पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव होता है, मेटल है, तो हाइड्रोजन को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये LnH3 इस तरीके से। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके सारे आंसर डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। अगर आप देखो तो देखो Ln2O3 एक एक करके चेक कर लेते हैं। लेंथेनम के साथ देखो भाई लेंथेनम के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो Ln2O3 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, सल्फर के साथ Ln2S3, नाइट्रोजन के साथ Ln अच्छा पानी के साथ LnOH थ्राइस, H2 निकलेगा, हेलोजन के साथ वही Lnx3, और एसिड के साथ हमेशा ये आपका A4 एसिड है तो एसिड के साथ हमेशा ये वाटर निकालेगा, H2 निकालेगा। बिल्कुल वैसे जैसे आपको याद होगा, अगर मैं आपको बोल दूं एल्यूमिनियम में HCl डाल दिया तो क्या होगा, तो ये कैसे बिहेव करते हैं, तो कैल्शियम की तरह या एल्यूमिनियम की तरह। तो एल एन बी HCl में आप डालोगे तो ये भी आपका LnCl3 प्लस में हाइड्रोजन निकालेगा। तो कुल मिला के ये एसिड के साथ क्या निकालते हैं हाइड्रोजन, AlCl3 प्लस में हाइड्रोजन। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 है तो 3 और मैं तो कहूँ 6 कर दो, ये आ जाएगा आपका यहाँ 2, तो ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 3। ये इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगी। तो कुल मिला के ये आसान खेल है, इस पे आपको ना ज्यादा ऐसे इतनी टेंशन नहीं लेनी कि यार इतना बड़ा जो पोर्शन है ये हम कैसे याद करेंगे वगैरह वगैरह। तो एक एक करके चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा
लैंथेनॉइड के बारे में बात हो रही है। मेटल कंबाइन करेंगे अगर हाइड्रोजन के साथ, व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो सकता है अगर इसको गैस का हीट करे। कार्बन के साथ कंबाइन ओके, ये कार्बाइड बनाता है, जिसमें बड़ा पॉपुलर तो यार LnCl2 ही है, ठीक है, ये बनाता है ये कार्बन के साथ। अच्छा, दे लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन डाइल्यूट एसिड, अगर डालोगे तो हाइड्रोजन निकालेगा, हैलोजन डालोगे तो हैलाइड बनाएगा, बड़ा सिंपल सिंपल। ऑक्सीजन डालोगे तो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MOH थ्राइस अगर इसमें पानी डालें तो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा ये। तो कुल मिला के ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इसी की बताई गई हैं, जो कि बहुत आसान है। अभी देखना अब नोट्स में कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से अपना हैंड रेज करो भाई, ताकि हम आगे चल पाए। रेज योर हैंड, किसी का भी कोई डाउट हो यहाँ तक? नहीं है तो हम प्रोसीड करते हैं भाई आगे। अच्छा, और आगे अगर हम चलें तो ये जो सेक्शन है इसके तो कहने ही क्या है, इसकी तो जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। मिस मेटल ये रहा आपका, ठीक है, मिस मेटल पे शॉर्ट नोट आता है, तो इसकी तो कितनी भी तारीफ कर लो कम है। मिस मेटल के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है ये वेल नोन मिस मेटल, जिसमें हमने शॉर्ट नोट लिखा भी है, विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनोइड मेटल, जिसमें 95% लैंथेनोइड होते हैं और 5% आयरन होते हैं। ट्रेस अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी होता है। इसका जो एलॉय होता है, ए गुड डील विथ ऑफ मिस मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल एंड स्लाइडर फ्लिंट, ये बनाने के काम आता है। और भी कई हैं इसमें, अगर हम देखें यहाँ पर, सम इंडिविजुअल लैंथेनोइड ऑक्साइड आर आल्सो यूज्ड एज ए फॉस्फोर इन टेलीविजन स्क्रीन। जो टेलीविजन स्क्रीन पे अगर आप उसको स्टार्ट करते हो तो एक स्पार्क आता है ना, उसको फ्लोरिसेंट सरफेस भी कहते हैं। फ्लोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की तरह, जो हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। टेलीविजन स्क्रीन पे जो आता है वो भी इसके ऑक्साइड से बनता है। तो ये लैंथेनम ऑक्साइड से बना हुआ ये पूरा आपकी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तक आपका लैंथेनोइड होता है पूरा खत्म, ठीक है। और ये जो एक्टिनोइड है ये हम आगे अगली क्लास में अंडरलाइन करेंगे इस पे। अब जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं इनको करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो है वो है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन 45 तक का जो सफर है हम तय कर चुके हैं। अब हम 46 पे जा रहे हैं, नंबर 46। तो ये है आपका नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एक्टिनोइड, द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, अमंग एक्टिनोइड देन लैंथेनोइड, अमंग एक्टिनोइड देन लैंथेनोइड डॉट वाई। ये देख लो, इस पे आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा एक और आएगा और दोनों का रीजन सेम है, इसको वैसे भी पूछ सकते हैं। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं नहीं करवा पाऊंगा, ये तो कमाल का है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो इसका जो कहने का जो मतलब है वो ये है, अगर आप एक्टिनोइड में देखें तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज ज्यादा दिखाई देती है, लैंथेनोइड में बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने कल भी एक एग्जाम्पल बताया था, आज भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लैंथेनोइड में किसी भी एक एग्जाम्पल को देखें, जैसे यूरेनियम 92, तो मैंने क्या बताया था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जाती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी होती है +3 +4 +5 +6। और अगर मैं एक और एक्टिनोइड लिखूं यहाँ, उसका नाम था नेपच्यूनियम 94, इसको अगर मैं देखूं तो +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी जाता है। यानी कुल मिला के एक्टिनोइड के अंदर वेराइटी देखो, वेरिएबिलिटी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी ज्यादा है।
और अगर आप लेंथेनोइड की बात करोगे तो लेंथेनोइड का कोई भी एलिमेंट देख लो, पूरे उसमें आपको 3 से ज्यादा दिखाई देंगे ही नहीं। क्या, +2 +3 +4, दैट्स इट, यही खत्म हो गया, इतना ही। ठीक है, तो जो वेरिएबिलिटी है वो यहाँ बहुत कम है, इसीलिए लेंथेनोइड एलिमेंट को पढ़ना, रीड करना बहुत आसान होता है। इनको पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जितने भी ये एक्टिनोइड हैं इनकी स्टडी करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उतना ही रीड करना, इनको समझना मुश्किल है। तो एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज नॉट स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनोइड। इसकी केमिस्ट्री पढ़ना इतनी स्मूथ नहीं है जितनी स्मूथ लेंथेनोइड की है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो अच्छी तरह से अपनी आंखें खोल के रखना। ये देखो, एक्टिनोइड में आपने ध्यान दिया हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? 5s 6d और 7s में। और लेंथेनोइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? जीनोन के बाद या रेडॉन के बाद? यहाँ जाते हैं आपके, पूरा लिख देता हूँ, यहाँ जीनोन के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4f 5d 6s में। यहाँ रेडॉन के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5f 6d एंड 7s में। तो जो रीजन है, जो लॉजिक है वो ये है कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होती है? आपका स्मॉल एनर्जी गैप होता है, स्मॉल एनर्जी गैप। और इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? आपका लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 में ही सिमट जाएगी। यहाँ स्मॉल एनर्जी गैप, इसको कई बुक में ऐसे भी लिखते हैं कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपेरेबल एनर्जी आपकी कहाँ आती है? ये कंपेरेबल एनर्जी आपकी आती है इनके बीच में, या कह सकते हो स्मॉल एनर्जी गैप, जिसके बीच में जिसकी वजह से इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है। ठीक है, तो दो बड़े बड़े लॉजिक थे लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक तो लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वो रीजन बड़ा खास है। एक जो ये रीजन मैंने अभी बताया ये बड़ा खास है। अगर आपको ये 2 रीजन पता है तो ये लगा लो आपने यहाँ के तो नंबर पिक कर लिए आपके। ये देखो, बताइए, देखते हैं ये रीजन तो पता लग गया, स्मॉल एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। इस रीजन के बारे में आप क्या जानते हो? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। रेज योर हैंड। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, क्यों? रोहित बताइए। Poorer shielding effect of 5f orbital. बिल्कुल, ये है आपका पुअरर। मैं तो कोड लिखता हूँ बस, कोड से आप समझ जाओ। ये पुअरर शील्डिंग इफेक्ट होता है और इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, बस कोड और कुछ नहीं। जिसको ये इतना याद रह गया वो ये भी याद कर लेगा, पुअरर 5f की वजह से होता है, पुअर 4f की वजह से होता है। तो इस वजह से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो क्यों आती है? स्मॉल एनर्जी गैप, इनकी लार्ज एनर्जी गैप। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखना, ऊपर क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एक्टिनोइड देन लेंथेनोइड डॉट वाई। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा दिस इज ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी या फिर स्मॉल एनर्जी गैप इन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल इन एक्टिनोइड। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम चलें तो एक क्वेश्चन और मैं एक बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तब आराम से क्वेश्चन बताना, हैंड रेज करना अभी, नहीं तो बीच में सारा मिक्सअप हो जाता है। इतनी मेहनत करके तो डिस्टिंग्विश करने पड़ते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज नॉट स्मूथ। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज नॉट स्मूथ। ये स्मूथ नहीं होती एज दैट ऑफ लेंथेनोइड, लेंथेनोइड की तरह। ठीक है, ये स्मूथ नहीं होती, क्यों? व्हाई?
तो इसका आंसर भी देखो मैं रीड कर रहा हूं, हालांकि आपको पता है, बिकॉज दे शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। दे की जगह कौन है? एक्टिनोइड। बिकॉज एक्टिनोइड शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम स्मॉल एनर्जी गैप ऑफ 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। एंड ऑल्सो दे आर, दूसरा एक और कारण है, एक और कारण है। एक तो ये देखो, दो रीजन है, एक कौन सा? स्मॉल एनर्जी गैप, और दूसरा बड़ा कारण है इसकी केमिस्ट्री ना पढ़ पाने का इजीली, दे आर रेडियो एक्टिव। देखा ना आपने, यूरेनियम भी इसी में आता है और नेपच्यूनियम भी इसी में आता है, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो आपको पता ही है, इसको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए आप बैठोगे तो इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो रीड करना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 48 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कितना कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 48 है लैंथेनम एंड ल्यूटिटियम do not show coloration in solution, do not show coloration in solution, ठीक है ना, डॉट वाई। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो जिसने ध्यान से सुना होगा वो आराम से बता सकता है, रेज योर हैंड। लैंथेनम और ल्यूटिटियम ये कलर शो नहीं करते, डॉट वाई। रुपेश बताइए। Because they have not unpaired electron. बिल्कुल, इन दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अभी अभी आज यही तो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या थे वो दोनों? लैंथेनम 3 पॉजिटिव, क्योंकि सॉल्यूशन में जाएंगे, देखो कलरेशन इन सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्यूशन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है यार, ये आयन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और ल्यूटिटियम है, ये भी 3 पॉजिटिव। अगर आप दोनों को रीड करोगे तो दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये होता है आपका 57, ठीक है। 57 का मतलब समझ रहे हो? 4f जीनोन के बाद 4f 5d 6s। तो देखो 57 को फिल कैसे करोगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन जीनोन 54 होता है, 54 होता है, तो 56 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 57 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, डी में 0 हो गया। अब पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो भाई, 2 ये निकल गया, 1 ये निकल गया, तो एफ में 0 हो गया ना। अब 0 होने का मतलब क्या है? एफ में 0 होने का मतलब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कलर कौन शो करेगा? सेम केस ल्यूटिटियम के साथ होता है। ये 71 है, तो ये जीनोन है, ये 4f है, ये 5d है, ये 6s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 0 0, तो यहाँ पे 2 केस हैं, ना तो f 0 कलर शो कर सकता और ना ही f14 कलर शो कर सकता, इसलिए ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन का लॉजिक लगेगा यहाँ पर। यहाँ भी आपके आंसर का सिंगल स्टेट आंसर था, जिसका नाम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 49 की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लॉजिक था, एक बार मैं रीड कर देता हूँ फिर भी। लैंथेनम एंड ल्यूटिटियम डू नॉट शो कलर इन द सॉल्यूशन बिकॉज बोथ एलिमेंट एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट in their compound dot, thus they do not possess any unpaired electron, और वो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है जो हमने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। तो ये हो गया। 49 की तरफ अगर हम चलें तो 49 है हमारे पास, इन ए ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, द मेटल विच एग्जिबिट ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट lie in the middle of the series dot y। रेज योर हैंड, कौन बता सकता है इसका आंसर? ये इतना खास और लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो चलो ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया। इन ए ट्रांजिशन सीरीज ऑफ मेटल्स, द मेटल्स विच एग्जिबिट ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट lie in the middle of the series dot y। मिडिल ऑफ द सीरीज में क्यों आते हैं ये? तो रेज योर हैंड, विपिन बताइए। सर मिडल ऑफ सीरीज में अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। फिर से एक और रीजन है हमारा, वो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेबोरेट आप कर दो, लेकिन जो मेन चीज है वो तो यही है।
मैंने पहले ही कहा था चैप्टर शुरू होने से पहले 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इट इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कहां पर n-1d, क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज की बात बोल दी तो n-1d एंड ns ऑर्बिटल इन द मिडल ऑफ द सीरीज, यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। यही वजह है कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, स्कैंडियम से जिंक के बीच में अगर हम जाते हैं तो क्रोमियम और मैग्नीज बीच में आता है, जिसमें क्रोमियम शो करता है +6 जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये शो करता है +7 जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो कल 6 कलर के बारे में भी आपको बताया था। अब जिसने ध्यान दिया होगा उसके लिए आज का ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल हो गया। नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 50 इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नोट्स में दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है, और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन क्यों बोले जाते हैं, इनको लिखने में मेरे को 10 मिनट लग जाएगी, इसलिए मैं इसको नोट्स में दिखाते हैं। नोट्स अब आप जरूर देखना, ठीक है। इस नोट्स खत्म होने के बाद हम MTG के क्वेश्चन जो हैं उनको भी खत्म करेंगे। फिर 49 भी हो गया हमारा ये भी। ये है तो वो क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाना है हमें। व्हेन क्रोमाइट और, आपको याद होगा क्रोमाइट और ये होता है FeCr2O4, ठीक है ना, FeCr2O4 इतना है ये। आयरन क्रोमाइट बोलेंगे इसको, इज फ्यूज्ड विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एक येलो कलर कंपाउंड A इज ऑब्टेन, फॉर्म होगा, ठीक है। येलो कलर याद होगा ना, येलो कलर किसका होता है, येलो कलर और ऑरेंज कलर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेज करो हैंड, किसको येलो कलर के बारे में पता है, येलो कलर कंपाउंड का नाम क्या है, येलो कलर और ऑरेंज कलर, कुछ बताइए, येलो कलर किसका था, CrO4 नेगेटिव। उसका नाम क्या था सर CrO4 नेगेटिव। हाँ, CrO4 नेगेटिव तो सुन लिया, इसका नाम क्या था, यशिका बताइए। क्रोमेट। क्रोमेट, क्रोमेट का फार्मूला बताइए। CrO4 नेगेटिव। CrO4 नेगेटिव का कब से क्रोमेट होने लग गया, 2 नेगेटिव आएगा पक्का। यस सर। हाँ ठीक है, 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई, 2 नेगेटिव होगा। ये हो गया आपका क्रोमेट, नाम बताया है CrO4 2 नेगेटिव, ये क्रोमेट हो गया आपका। क्रोमेट का कलर होता है येलो, तो बताओ ऑरेंज किसका होता है, रेज योर हैंड। विपिन बताइए। डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का होगा आपका ऑरेंज, और क्रोमेट का जो होगा वो कौन सा होगा, येलो। तो देखो इन्होंने कहा एक येलो कलर कंपाउंड A ऑब्टेन हुआ है, विच ऑन एसिडिफिकेशन, अगर इसका एसिडिफिकेशन कर दिया जाए विद डाइल्यूट H2SO4 गिव ए कंपाउंड B बनाएगा। कंपाउंड B ऑन रिएक्शन विद KCl फॉर्म कंपाउंड एंड ऑरेंज कलर कंपाउंड C बनाएगा। यहाँ इशारा ऑरेंज का है डाइक्रोमेट की तरफ, येलो से इनका इशारा है क्रोमेट की तरफ। आइडेंटिफाई A, B एंड C, राइट वन यूज ऑफ कंपाउंड C का एक यूज भी बताओ, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक यूज भी बताना है। तो देखो ये अगर मैं बात करूं आंसर की, तो ये तीनों रिएक्शन हमने बहुत अच्छी तरीके से करी है। तो ये तीनों रिएक्शन में, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद ये रिएक्शन, फिर ये रिएक्शन, आपको याद होगा तीनों रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर, तो तीनों रिएक्शन हमने किए। अच्छा, एक थोड़ी सी गलती करी है इस बच्चे ने पहली रिएक्शन में, कोई बता सकता है वो गलती क्या है पहली रिएक्शन में।
विपिन बताइए। विपिन, सर यहाँ पे 8 आएगा 16 NaOH की जगह। NaOH के आगे अगर 8 आया है तो 48, 78, 28, ये तो ठीक है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट में सोडियम फिर बैलेंस कैसे होंगे? कोई नहीं, मैं इसको एक बार जरूर देख लूंगा। यहाँ पर जो 8 आना चाहिए था, ठीक है, 48, 78, 28 तो मेरे को भी याद है, बट प्रॉब्लम इज दैट अगर यहाँ मैंने 8 लगा दिया तो सोडियम बैलेंस कैसे होगा? सोडियम फिलहाल बैलेंस है। यस विपिन। सर 8 तो Na2CO3 के साथ आ सकता है, यहाँ पे 16 नहीं आएगा शायद, वॉशिंग सोडा के साथ था 8 तो। ठीक है, तो एक बार जरूर देख लेंगे भाई इस रिएक्शन को, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन तो बहुत खास है यार, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। बैलेंसिंग जरूर देख लेंगे, हालांकि हमने बैलेंसिंग करी थी और वो इतने आराम से गलत तो होगी नहीं। 4 करके याद है ना, हमने कर ली थी इसको बैलेंस, जरूर देख लेंगे। अच्छा, यूज की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर इसका सगा भाई है KMnO4। दोनों के दोनों किस में इस्तेमाल होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इस्तेमाल होते हैं। इट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आपने वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखा होगा जिसमें एक ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बीकर में डालते हो सॉल्यूशन को और फिर वो एकदम से जैसे कलर चेंज होता है तो उसी रीडिंग को आप नोट कर लेते हो, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से बनती है, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी हो गया खत्म। अब चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। 51 होने के बाद अब है हमारे पास 52। चेक कर लेते हैं, 50 है, ओके 51 अब आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। नंबर 51 क्वेश्चन है, जनरली देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, जनरली देयर इज इंक्रीज इन डेंसिटी। डेंसिटी अपने आप लगातार इंक्रीज होती है इसमें, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। और कौन से एलिमेंट है? फ्रॉम टाइटेनियम 22 से कॉपर 29। अगर हम देखें तो इसकी डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती है इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है? आंसर देखो, जैसे हम टाइटेनियम से मूव करते 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 कहाँ आते हैं? कॉपर की तरफ आते हैं। तो इसको जो साइज होता है ना, साइज वो घटता चला जाता है। आपको पता है ना, साइज लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होता है? डिक्रीज। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर मान लो कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो लगातार प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है, ठीक है, और साइज जो है, रेडियस जो है वो कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी अगर मैं दोनों की बात करूं तो टाइटेनियम और कॉपर में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? रेज योर हैंड। टाइटेनियम और कॉपर में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? विच विल हैव मोर डेंसिटी? यस रोहित बताइए। कॉपर की। कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ लेफ्ट राइट जाने पर डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? रेडियाई। तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर डॉट, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लॉजिक था नहीं इसमें। 52 पे आते हैं। नंबर 52 जो क्वेश्चन है वो है, describe the oxidizing action of potassium dichromate. Describe the oxidizing action. Oxidizing, अभी ऊपर ही बात करी थी इसकी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बताओ किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो आपको याद होगा एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखी है इसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या देगा आपका? ये तो दे देगा आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव और ये आपका H2O देगा। बैलेंस करेंगे तो 2 और 7 आएगा, तो ये बैलेंस है।
अच्छा, इस रिएक्शन को देखकर कोई बता सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे ऑक्सीडाइजिंग है? रेज योर हैंड। सिर्फ इस रिएक्शन को देख के बताना है, आप कैसे कह सकते हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग है? रिया बताइए। सर इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। वेरी गुड। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग कैसे होगा? रिया। सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। देखो, जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बोल लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लो, ऑक्सीडेंट बोल लो, ये सब इसी के ही नाम है, इसी के ही पर्यायवाची हैं ये। तो ऑक्सीडाइजिंग जो होता है वही क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तो सबसे बड़ा सबूत तो यही दिखाई देगा कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। या फिर बोल लो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +6, यहाँ है +3। एज यू कैन सी, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? ये रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन कौन करता है? जो ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस शो करने का कि डिस्क्राइब करने का, K2Cr2O7 is a good oxidizing agent in acidic solution. Its oxidizing action is represented as below this reaction, in this reaction. तो ये रिएक्शन से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सिंपल, आपको दो तरीके से पता भी लग गया कैसे है ये ऑक्सीडाइजिंग। नंबर 53 देखते हैं क्या है। एक केस और है हमारे सामने, और वो केस है ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन एल्कलाइन मेटल। या ये क्वेश्चन किया तो बड़ा सिंपल है। ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर, metals are much harder than alkaline metal. Alkaline metal. अब देखो, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के बीच में होते हैं, ये है अल्कलाइन मेटल जो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट में होते हैं। अब आपको रीजन बताना है ये ज्यादा हार्डर क्यों होते हैं। वाई? रेज योर हैंड। ये ज्यादा हार्डर क्यों होते हैं भाई? ये भी तो हो सकते हैं। क्या बात है विजय, वेरी गुड, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। विजय बताइए। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटल की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वेरी गुड, क्योंकि इतना तो देखो आप एग्री करोगे इस बात से कि दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे भाई? ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होंगे? इसमें होते हैं। कोई बता सकता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में जैसे कॉन्फ़िगरेशन में वैसे कर देता हूँ, बताने की जरूरत पड़ेगी। NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके अगर आप देखोगे तो कभी कभी एक आयन में हो गया, ठीक है ना, तो बहुत कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। यहाँ तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की भरमार है, 5 6 भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो याद करो, जैसे क्रोमियम है 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्रोमियम 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर सकते हैं? कमाल की बॉन्डिंग, 3d5 4s1, 3d5 4s1, ठीक है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा जनरली बता रहा हूं मैं, इसके 1 2 3 4 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन और इसके 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 आपस में क्या कर लेंगे? बढ़िया और कमाल की शेयरिंग करके मेटलिक बॉन्डिंग बनाएंगे। तो मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ से होता है इंक्रीज। तो आंसर बड़ा सिंपल था। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन n-1d, इसकी तरफ इशारा है, एंड ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Therefore they can form easily metallic bonding। तो ये आंसर हो गया इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, आज 53 पे स्टॉप कर देते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में ये हो जाएगा यहाँ तक का तो खत्म, फिर हम अटैक करेंगे MTG पे। तो कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।